नमस्कार मित्रों, हम यूपीएसएससी के पूर्व वर्षों की प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। इसी सीरीज में आगे देखते हैं विश्व भूगोल में जो प्रश्न आए हुए हैं उन पे आज हम चर्चा करेंगे, जो यूपीएसएससी में विश्व भूगोल के प्रश्न आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के अधीन नहीं है, स्वामित्व में नहीं है? तो देखिएगा, इसमें हमें क्या करना होगा कि कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में यानी अधीन नहीं है। तो वानुआतु ये ओशिनिया का एक क्षेत्र है, ठीक है ना। अंटार्कटिक जो है, जिसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ये किसी देश के अधीन नहीं, एक ऐसा है स्वतंत्र क्षेत्र है। अंटार्कटिक संधि हुई 1959 में, जिसमें यह तय किया गया कि केवल वैज्ञानिक प्रयोग हेतु अंटार्कटिक क्षेत्र का प्रयोग किया जाएगा और किसी काम में नहीं किया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिक। चलिए दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। ग्रीनलैंड, यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, सबको पता है, ठीक है ना। और ये किस देश के अधीन है? तो ये डेनमार्क के अधीन है। किस देश के अधीन है मित्रों? तो डेनमार्क के अधीन है। स्थानीय भाषा में ग्रीनलैंड को कलाती नुनात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलाती नुनात कहा जाता है, ठीक है मित्रों। सोलोमन द्वीप जो है वो मेलेनेशिया में है। तो कहने का मतलब क्या है? ये भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही है, मेलेनेशिया में, ठीक है सर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अंटार्कटिक। यूरोप में कितने देश हैं? तो 44 देश हैं। यूरोप में कितने देश हैं मित्रों? 44 देश हैं। सबसे अधिक देश ध्यान रखेंगे किस महाद्वीप में हैं? तो अफ्रीका में है। यूरोप में एक बात और ध्यान रखेंगे, यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक भी स्थलरुद्ध देश नहीं है। और अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भूकंप नहीं आते। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना है हमको, ठीक है सर। आगे देखते हैं। कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश से मेल खाता है? तो ठीक है, पहला दिया है एशिया का इंडिया। तो एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है मित्रों? चीन। अफ्रीका का दिया हुआ है कांगो। तो अफ्रीका में सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। उत्तरी अमेरिका में दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। और दक्षिण अमेरिका में दिया है ब्राज़ील। यही मित्रों सही है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील है। तो ध्यान रखेंगे, यूरोप में सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? यूक्रेन होगा। हम रूस की चर्चा नहीं करते, कौन होगा? यूक्रेन होगा। तो 5 महाद्वीप का हो गया। ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? तो ऑस्ट्रेलिया होगा। आगे देखते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो कह रहा है नहीं है, तो किस में नहीं है? तो यूरोप में नहीं है। आगे देखते हैं सर, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, इसका मतलब है ऊन उत्पादन के लिए पूछा जा रहा है। किसके लिए पूछा जा रहा है? ऊन उत्पादन के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया, यहाँ एक भेड़ पाई जाती है जिसे मरीनो भेड़ कहते हैं। मरीनो भेड़ ऊन उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं मित्रों, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है ना। तो चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। यह क्रम आप ध्यान रखेंगे 7 महाद्वीपों का। सबसे बड़ा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, 5वां अंटार्कटिक, 6वां यूरोप, 7वां ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो इसमें चौथा नंबर किसका है? दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका का है मित्रों। किसका है? दक्षिण अमेरिका का है। किसका है? दक्षिण अमेरिका का है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया, अभी चर्चा की गई है। एशिया विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी है। इसे विश्व की मानव बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की मानव बस्ती कहते हैं। आगे देखते हैं मित्रों, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नदी, कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, माजुली। ये असोम में है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। हाल ही में इसे नदी जिला भी घोषित किया गया है और यह बाढ़ के चलते संकट में है। बाढ़ से इस पर प्रभाव पड़ा है। ये बाढ़ से क्या है? संकट में है। हो सकता है कि डूब जाए, समाप्त हो जाए। इसका क्षेत्रफल घटता जा रहा है, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं, कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? ग्रैंडे टेरे, श्रीलंका, जंजीबार और सुकत्रा। तो देखेंगे, हिंद महासागर में सबसे बड़े द्वीप का क्रम है। सबसे बड़ा है मेडागास्कर, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। श्रीलंका दूसरे नंबर पे है और ग्रैंड टेरे जो है वो तीसरे नंबर पे है। तो श्रीलंका दूसरे नंबर पे हो जाएगा मित्रों, ठीक है। आगे, ग्रीनलैंड कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीप है और
दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, किस देश के अधीन है? डेनमार्क के अधीन है, और इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कलाती नुनाद कहते हैं। ठीक है सर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप? बोर्नियो, अंडमान निकोबार, ग्रीनलैंड, सिंगापुर। तो इसमें हो जाएगा मित्रों ग्रीनलैंड। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो न्यू गिनी, और बोर्नियो का तीसरा स्थान आएगा। बोर्नियो का कौन सा स्थान हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। आगे देखते हैं। ग्रेनाडा स्थित है कैरिबियन सागर में। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में होता है? तो मित्रों ध्यान रखेंगे, डेन्यूब नदी जो है ना, ये जर्मनी से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट से। कहाँ से? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। ठीक है ना। यूरोप के 10 देशों से बहती है, और वोल्गा के बाद यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा के बाद यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो देखिएगा यहाँ 2 बड़े शहर ध्यान रखेंगे, बेलग्रेड, ठीक है ना, और वियना डेन्यूब नदी के तट पर स्थित हैं। अगला देखते हैं। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है? तो यांगसे नदी। कौन सी नदी? यांगसे नदी। और जानते हैं यांगसे नदी ना चीन की और एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसे नदी है। मेकांग नदी भी चीन में बहती है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। भारत में ध्यान रखेंगे कितने राज्यों में? 5 राज्यों में। पर्ल नदी भी चीन की है, लेकिन कह रहा है कि पूर्वी चीन सागर में गिरने वाली नदी तो यांगसे नदी, यह सबसे लंबी नदी है पूरे एशिया महाद्वीप की। अगला देखते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है ना। तो विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। अब यहाँ एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी माही नदी गुजरात, मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका, और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी या जायरे नदी। इसको 2 नाम दिया जाता है, कांगो या जायरे नदी। ठीक है मित्रों। अब देखिए अमेजन नदी जो है ये दक्षिण अमेरिका के देशों में बहती है, और यह विश्व में सर्वाधिक जल आयतन वाली नदी है। ध्यान रखेंगे कि अमेजन विश्व में सर्वाधिक जल आयतन वाली नदी है। सर्वाधिक जल आयतन वाली नदी है या सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। और नील अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों से बहती है, और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है सर। नील नदी को, ठीक है ना, विश्व की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। आगे देखते हैं। दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? ग्रैंड कैनियन है, ये अमेरिका में है। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा झरना तो वेनेजुएला में है, जिसको हम लोग एंजल जलप्रपात कहते हैं। ठीक है ना। कौन सा जलप्रपात? एंजल जलप्रपात। और ध्यान रखेंगे वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकास है। यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध नदी है ओरिनिको नदी, जो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब करेंट अफेयर्स में कुछ बातें याद रखेंगे वेनेजुएला के बारे में, कि यहाँ पेट्रो करेंसी जारी की गई थी, क्योंकि यहाँ मुद्रास्फीति बहुत अधिक हो गई थी। क्या हुआ था? मुद्रास्फीति बहुत ही अधिक हो गई थी। यहाँ तक कि 10 लाख रुपए का नोट निकालना पड़ा था। 10 लाख रुपए का नोट इन्होंने अपनी करेंसी में निकाला था। ठीक है मित्रों। डोबर जल संधि तो जानते हैं इंग्लिश चैनल को उत्तर सागर से जोड़ती है, उत्तरी सागर से। ठीक है ना। अब देखिए कुछ और जल संधियाँ हैं, और डोबर जल संधि में ध्यान रखेंगे इंग्लैंड और फ्रांस को अलग भी करती है। क्या करती है? इंग्लैंड और फ्रांस को अलग भी करती है। इसी तरह से बेरिंग जल संधि जो है अमेरिका और रूस को अलग करती है। अमेरिका के अलास्का को किससे अलग करती है? रूस से अलग करती है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच स्थित है। ठीक है ना। इसी तरह से कुक जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करती है। आगे देखते हैं मित्रों। मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? तो फ्लोरिडा जल संधि से। किससे? फ्लोरिडा जल संधि से। ध्यान रखेंगे मैक्सिको की खाड़ी को विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी माना जाता है। ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं। यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ पर है? तो रूस में है। 21 पर्वत श्रृंखला में है, काकेशस पर्वत श्रृंखला में है। किस में है? काकेशस पर्वत श्रृंखला में है। आगे देखते हैं। कौन सा गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है? तो जानते हैं एशिया का नाम आएगा तो कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट को छोड़ करके देखना है तो देखिए किलिमंजारो, एल्ब्रूस,
मैकिनले और अकांकागुआ। तो इसके अनुसार उत्तर क्या होगा? अकांकागुआ। अभी देख लेते हैं चारों कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में है, अफ्रीका के किस देश में? तंजानिया में। मैकिनली पर्वत उत्तरी अमेरिका में है, रॉकी पर्वत श्रृंखला में। किसमें? रॉकी पर्वत श्रृंखला में। और इसका नाम बदल दिया गया है, नया नाम रख दिया गया है माउंट डेनाली, ठीक है ना। एल्ब्रुस पर्वत यूरोप में है, चर्चा हो चुकी है। अकांकागुआ पर्वत जो है वो एंडीज में स्थित है। किसमें? एंडीज में। एंडीज क्या है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो बड़ी मतलब लंबाई में, तो लंबाई में एंडीज है, लगभग 7000 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? लगभग 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है ना। आल्प्स यूरोप में है। हिमालय और काराकोरम जो है मित्रों विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है कौन सी? हिमालय और काराकोरम। तो ध्यान, और एक पर्वत श्रृंखला यहाँ ये भी ध्यान रखेंगे कन्फ्यूजन पॉइंट में कि आल्प्स पर्वत जो है यूरोप में है और दक्षिणी आल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड में है। आगे देखते हैं, ड्राकिंसनबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में है। आगे देखते हैं, माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो ये कहाँ पे है माउंट किलिमंजारो? तो अभी आप आगे देखे हैं तंजानिया में है। कहाँ पे है? तंजानिया में है। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किसकी सीमा पर स्थित है? तो सबसे ऊंची चोटी है, तीसरे नंबर की है। कहाँ पे है? भारत और नेपाल। मेनली है कहाँ? सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है, ठीक है ना। पेटागोनिया तो जानते हैं पेटागोनिया पठार है, ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। मेनली कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। यहीं पे ला प्लाटा क्षेत्र भी पाया जाता है। कौन सा क्षेत्र? ला प्लाटा क्षेत्र भी पाया जाता है। अब देखिएगा, मंगोलिया में गोबी मरुस्थल का विस्तार है। किस मरुस्थल का विस्तार है? गोबी मरुस्थल का। और मंगोलिया की राजधानी कौन सा शहर है? तो उलान बटोर है, ठीक है ना। तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। कजाइलकुर्म रेगिस्तान तो जानते हैं, दो ऑप्शन इसमें होगा, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों में स्थित है। विश्व में सबसे गर्म रेगिस्तान तो जानते हैं सहारा। विश्व में सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा होता है मित्रों? तो सहारा होता है। ये उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है, ठीक है ना। अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में फैला हुआ है। थार जो है ये भारत में है, राजस्थान में। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार है। और गोबी मरुस्थल है चीन और मंगोलिया में है। मोजाबे मरुस्थल जो है ये अमेरिका में स्थित है, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं, मरुद्वीप ये जानते हैं क्या होता है? रेगिस्तान में स्थित उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो ये कहाँ पे है? रेगिस्तान में। इसी तरह से ध्यान रखिएगा, मशरूम रॉक या छत्रक शैली भी कहाँ बनती हैं? मरुस्थलों में। किसके द्वारा? वायु द्वारा। किसके द्वारा निर्मित आकृतियाँ होती हैं मित्रों? ऐसे बनती हैं। कैसे बनती हैं? ऐसे बनती हैं। किसके द्वारा बनती हैं? तो वायु द्वारा। कहाँ पे? तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में। आगे देखते हैं, ये ध्यान रखेंगे कि आखिर मरुस्थल कहते किसे हैं? जहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने वाले क्षेत्रों को क्या कह देते हैं? मरुस्थल कह देते हैं। मरुस्थल गर्म भी होते हैं, मरुस्थल ठंडे भी होते हैं। जैसे देखिए, थार क्या है? गर्म मरुस्थल है। लेकिन वहीं लेह लद्दाख क्या है? ठंडा मरुस्थल है। आगे देखते हैं मित्रों, कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा से रेगिस्तान में नहीं आता? ये नहीं आता है। नाइजीरिया। अल्जीरिया में है, लीबिया में है, मिस्र में है, लेकिन नाइजीरिया सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में नहीं है। आगे देखते हैं, शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। यहीं पे ध्यान रखेंगे, कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली है जो विश्व में आईटी उद्योग का केंद्र है। आईटी उद्योग का केंद्र है। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं मित्रों? तो बेंगलुरु को कहते हैं। किसको कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं, तो पत्ती झड़ेगी तो पतझड़, तो कौन से वन हो जाएंगे? पर्णपाती वन या पतझड़ वन, ठीक है ना। अब देखिए, भारत में सबसे इन पतझड़ वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं, पतझड़ वन भी कहते हैं, पर्णपाती भी वन भी कहते हैं, ठीक है ना। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर यही वन होता है। और पेड़ की बात की जाए तो टीक या सागौन हमारे देश में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है मित्रों, ठीक है। अब देखिए, विश्व में सर्वाधिक अगर कह दे तो सदाबहार वन,
ठीक है ना। और शंकुधारी वन कैसे होते हैं? ठंडे प्रदेशों में होते हैं, जिनको हम लोग टैगा वन कहते हैं, जैसे चीड़ और देवदार। ये सब कैसे पेड़ होते हैं? कैसे होते हैं? तो शंकुधारी होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, विश्व में सबसे अधिक वन सदाबहार हैं और भारत में सबसे अधिक पर्णपाती हैं। टैगा क्या है? ठंडे प्रदेशों के शंकुधारी वन है। तो एक और बच जाता है टुंड्रा, एक और बच जाता है मित्रों, कौन सा? टुंड्रा। तो टुंड्रा ध्यान रखेंगे, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में है। कहाँ पर? ध्रुवीय क्षेत्रों में। और ये केवल झाड़ियाँ होती हैं, वन नहीं होते हैं। इतनी ठंडक पड़ती है कि पेड़ नहीं हो पाते। क्या होता है? केवल झाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किस देश में यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार है? तो ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ देखिएगा, भंडार के मामले में नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 2 पे कजाकिस्तान है, नंबर 3 पर कनाडा है। भारत में यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में जादूगुड़ा की खान से। जादूगुड़ा की खान सिंहभूम जिले में स्थित है, वहाँ सबसे अधिक यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है ना। यूरेनियम में ध्यान रखेंगे मित्रों कि इसका जो अयस्क होता है यूरेनियम का, वो पिच ब्लेंडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिच ब्लेंडी कहा जाता है। और यूरेनियम को हम लोग येलो केक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? येलो केक भी कहते हैं। ठीक है सर, आगे देखते हैं। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है होन्शु। लेकिन अब यहाँ मेन प्रश्न जो है, ऐसा प्रश्न आ सकता है कि होन्शु, ध्यान रखेंगे, जापान जो है ये 4 बड़े द्वीपों में बटा हुआ। द्वीप तो बहुत सारे हैं, लेकिन 4 मेन बड़े द्वीप हैं, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? होन्शु। तो होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। यहीं पर होन्शु द्वीप पर ही जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। होन्शु द्वीप पर ही जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? मैक्सिको। ध्यान रखेंगे, मैक्सिको चांदी उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक खान है चिन्हुआ। कौन सी खान है? चिन्हुआ खान है, जो किसके लिए फेमस है? चांदी के लिए फेमस है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? ठीक है ना, तो खनिज नहीं कह रहा है। ठीक है ना, तो नाइट्रेट बनाया जाता है, फास्फेट बनाया जाता है, पोटाश बनाया जाता है। ठीक है ना, ये सब उर्वरक हैं। लेकिन टंगस्टन क्या है? धातु है, उर्वरक नहीं है। क्या है? धातु है। ये ध्यान रखेंगे। टंगस्टन को किससे दिखाते हैं? W से दिखाते हैं। सर्वाधिक गलनांक वाली धातु होती है टंगस्टन, इसीलिए अधिक गलनांक होने के कारण इसका यूज फिलामेंट वगैरह में करते हैं। ठीक है मित्रों, और उर्वरकों में ध्यान देंगे, नाइट्रेट, फास्फेट और पोटाश 3 तरह के उर्वरक होते हैं, जिनमें सबसे अधिक प्रयोग कौन सा उर्वरक होता है? नाइट्रेट का होता है। अब देखिएगा, भारत में NPK उर्वरक एक होता है, नाइट्रेट, फास्फेट और पोटाश। ठीक है ना, इनका अनुपात तय किया गया है किसी भी उर्वरक में 4:2:1, 4 संबंधी 2 संबंधी 1, यानी 421। आगे देखते हैं। विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन, जहां लेबर की बात होगी हम चीन को तुरंत ले आएंगे। चीन में सबसे अधिक सोने का उत्पादन होता है। दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान कहाँ पाई जाती है? जोहान्सबर्ग में। और ऑस्ट्रेलिया में सोने की खानें कालगुरली और कुलगाड़ी में पाई जाती हैं। किसमें? कालगुरली और कुलगाड़ी में। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। इसी के साथ साथ सोने का सबसे अधिक भंडार किस देश के पास है? तो अमेरिका के पास है। किस देश के पास है? अमेरिका के पास है। भारत में सोने की खानें कोलार और हट्टी, ये कहाँ पे हैं? कर्नाटक में हैं। हाल ही में न्यूज़ में आया है कि बिहार के जमुई नामक ज़िले में सोने के भंडार खोजे गए हैं। अगला देखते हैं मित्रों। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? तो अजरबैजान की राजधानी है मित्रों बाकू। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। अब चारों विकल्पों पे चर्चा कर लेते हैं। उलान बटोर किसकी राजधानी है? मंगोलिया की। कीव किसकी राजधानी है? यूक्रेन की। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे क्योंकि यूक्रेन में विवाद चल रहा है। ठीक है ना, क्रीमिया को लेकर के, क्रीमिया विवाद, यूक्रेन और रूस। तो वहाँ की राजधानी ध्यान रखेंगे, यूक्रेन की राजधानी कीव। बाकू तो अजरबैजान की राजधानी। किसी ज़माने में तेल का बहुत बड़ा भंडार था, लेकिन आज की डेट में तेल क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। ठीक है ना। ताशकंद ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। यहीं पर ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में 10 जनवरी के दिन। दुर्भाग्य से भारत के दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री जी की मृत्यु भी यहीं पे हुई थी। अगला देखते हैं मित्रों।
कोस्टारिका की राजधानी क्या है? सान जोस है, सान जोस। तो यहाँ दिल्ली जो है तो एक शब्द होता है दिल्ली, तो ध्यान रखिएगा दिल्ली नहीं, दिल्ली तो हमारी राजधानी है, लेकिन दिल्ली किसकी राजधानी है? तो ईस्ट तिमोर की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ईस्ट तिमोर की राजधानी है। अगला देखते हैं, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित किस देश में है? तो वेनिस इटली का शहर है। वेनिस कहाँ का शहर है? इटली का शहर है मित्रों, ठीक है। और यह कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रियाद किस देश की राजधानी है? सऊदी अरब। म्यांमार की राजधानी ध्यान रखेंगे नेपादा, पहले यांगून होती थी, अब चेंज होकर के क्या हो गया है? नेपादा। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अगला देखते हैं, किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तो भूमध्य सागर पर तुर्की स्थित है, फ्रांस है, ग्रीस है, लेकिन बेल्जियम नहीं है, बेल्जियम नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? अल्पाइन देश मतलब क्या है कि जो आल्प्स पर्वत के आसपास के देश हों उन्हें अल्पाइन देश कहा जाएगा। तो पोलैंड है, स्पेन है, यूनान है, ठीक है, और इटली है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा अल्पाइन देश कौन सा होगा? इटली होगा। कौन सा होगा मित्रों? इटली होगा। अगला देखते हैं, कौन सा यूरोपीय देश है? तो बुल्गारिया यूरोपीय देश है मित्रों, ध्यान रखना है। बुल्गारिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। इसकी राजधानी सोफिया है, इंपॉर्टेंट रखेंगे। इसकी राजधानी क्या है? सोफिया है, ठीक है ना। सूडान अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी खार्तूम है। बेनिन ये भी अफ्रीकी देश है। और घाना अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी अकरा है, ठीक है। आगे देखते हैं, दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। बेसिकली ये पोप का महल है। वेटिकन सिटी क्या है मित्रों? पोप का महल, ठीक है। ये रोम शहर के बीच में स्थित है, रोम शहर के बीच में स्थित है। किस नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे। इसका टोटल क्षेत्रफल जो है ना वो 44 हेक्टेयर है, ठीक है ना, 44 हेक्टेयर। अगला देखते हैं मित्रों, विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश, तो फिर वही जवाब हो जाएगा वेटिकन सिटी। अब यहाँ देखेंगे मालदीव ऑप्शन में दिया हुआ है, तो मालदीव के बारे में ध्यान रखिएगा। ये एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। मकाऊ ये चीन के पास स्थित देश है, चीन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। सिंगापुर आप जानते ही हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश। तो चीन की सीमाएं सबसे अधिक देशों के साथ है। कितने देशों के साथ? 14 देशों के साथ। चीन की सीमाएं कितने देशों के साथ है? 14 देशों के साथ है, ठीक है मित्रों। कनाडा जो विकल्प में दिया है, तो कनाडा के बारे में ध्यान रखेंगे। विश्व में सबसे लंबी तटरेखा कनाडा की है। और 2 देशों के बीच अगर सीमा रेखा की बात कर दे तो सबसे लंबी सीमा रेखा 2 देशों के बीच 49वीं समानांतर रेखा है। वो किसके किसके बीच है? यूएसए और कनाडा के बीच है, ठीक है ना। 2 देशों के बीच अगर कहता है तो, ठीक है। अब देखिए भारत की जो सीमा रेखा है इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितने देशों से? 7 देशों से। कितने देशों से? 7 देशों से। ब्राज़ील के बारे में एक खासियत ध्यान रखिएगा। ब्राज़ील दुनिया का इकलौता देश है जो 2 रेखाओं पर स्थित है, विषुवत और मकर रेखा पर स्थित है। इतना बड़ा देश है, ठीक है ना। ब्राज़ील दुनिया भर में कॉफ़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है। ब्राज़ील का सेंटोस शहर दुनिया का कहवा पत्तन कहा जाता है। और ब्राज़ील का साओ पालो विश्व की कहवा मंडी कहा जाता है। तो कहवा पत्तन या कहवा बंदरगाह तो सेंटोस, और कहवा मंडी साओ पालो। आगे देखते हैं, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? इन चारों में बताना है। तो सबसे अधिक अमेजन बेसिन में वर्षा होती है, तभी तो सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर विश्व में स्थान कहे कि विश्व में सबसे अधिक किस स्थान पर वर्षा होती है, तो मासिनराम मेघालय में स्थित है, ठीक है। धुंध जो नमी के कणों बड़े कणों से बना है कहलाता है फॉग। क्या कहलाता है मित्रों? फॉग चल रहा है। क्या कहलाता है? कुहरा या फॉग। टर्मिनल डॉपलर प्रभाव TDR किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो जानते हैं डॉपलर रडार जो होता है ना, ये मौसम की भी भविष्यवाणी करता है और ख़राब मौसम में जहाज़ों को उतारने के काम भी आता है। तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है ना। डॉपलर रडार क्या करेगा? मौसम की सूचना देगा और जहाज़ों को उतरने में मदद करेगा। दुनिया को सब समय जोन में बांटा गया। कितने समय जोन? 24। और वर्तमान में सबसे अधिक समय जोन कहाँ है? फ्रांस। दूसरा स्थान किसका है? रूस का है। ग्रीनविच मीन टाइम जिसको हम लोग कहते हैं GMT से भारत का मानक समय जिसे हम कहते हैं IST कितने घंटे आगे है? 5 घंटा 30 मिनट। अब यहाँ समझे रहिएगा,
जो जीएमटी है 0 अंश देशांतर पर लंदन में टेम्स नदी के किनारे ग्रीनविच कस्बे से डिसाइड होता है 0 अंश देशांतर रेखा से, ठीक है ना। और हमारा क्या है 82.5 अंश देशांतर है, और हम जानते हैं कि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर हो जाता है, तो 82.5 देशांतर में 82.5 गुणे 4 हो जाएगा, 330 मिनट का अंतर हो जाएगा, जो कि 5 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। हमारे वहाँ समय कहाँ से देखते हैं मित्रों, नैनी से देखते हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे ये IST रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखना है कि 2 देशांतरों के बीच का समय अंतर क्या होता है मित्रों, 4 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है, 4 मिनट का होता है। और जब हम पूर्व की ओर जाते हैं तो 4 मिनट बढ़ता जाता है, और पश्चिम की ओर जाते हैं तो 4 मिनट घटता जाता है। पूरब जाएंगे तो बढ़ेगा और पश्चिम आएंगे तो घटेगा। हर अंश पर, हर देशांतर पर 4 मिनट, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, ग्लोब पर टाइम जो उनकी शुरुआत का प्रतीक है। किसी भी देश में जीएमटी से आगे पीछे देश की घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच कहाँ है, तो लंदन में। अभी आपको बताए हैं लंदन में टेम्स नदी के किनारे। अगला देखते हैं जनसंख्या के आधार पर भारत की रैंक कौन सी है, तो भारत की रैंक है मित्रों जनसंख्या के आधार पर दूसरी। नंबर 1 चाइना, नंबर 2 इंडिया। और भारत के बारे में ध्यान रखेंगे, भारत जो है जनसंख्या में क्या है, भारत जनसंख्या में दूसरे नंबर पे है, 17.49%। भारत की जनसंख्या जो है विश्व के 17.49% है। और क्षेत्रफल में हम कितने नंबर पे हैं मित्रों, तो 7वें नंबर पे हैं। हमारा क्षेत्रफल विश्व के कितने परसेंट है, 2.4% है, ठीक है ना। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी, तो दुनिया का अधिकांश हिस्सा कहाँ रहता है, उत्तरी गोलार्ध में। 90% के आसपास लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में तो एक ओशिनिया महाद्वीप है और थोड़ा बहुत अफ्रीका महाद्वीप है, थोड़ा बहुत दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, बाकी सब है ही नहीं है। तो करीब 90% जनसंख्या कहाँ रहती है, उत्तरी गोलार्ध में। अगला देखते हैं न्यूनतम प्रजनन दर वाला देश, प्रजनन दर को बोलते हैं TFR। तो दुनिया में सबसे कम TFR दक्षिण कोरिया में, हालिया आंकड़ों में यह 0.8 तक पहुंच गया। कितना हो गया है, 0.8 तक। इसी के साथ ध्यान रखेंगे मित्रों, भारत में इस समय TFR की स्थिति क्या है, तो भारत में 2.0 हो गया, 2.0। हमारा टारगेट 2.2 था, 2.1 था, लेकिन हमने प्राप्त क्या किया है, 2.0। अगला देखते हैं विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर, तो सोमालिया। अब यहाँ एक पॉइंट दिमाग में रखिएगा, जो पिछड़ा होगा उसकी जन्म दर ज़्यादा होगी और जो अगड़ा होगा उसकी जन्म दर कम होगी। ऐसे आइडिया लगाया जा सकता है। पिछड़े देश हैं, इनमें सबसे अधिक जन्म दर कहाँ है, सोमालिया में है। आगे देखते हैं तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है, तो मुड़ने वाली मिट्टी बलुई मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी होती है। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य किससे है, लाल मिट्टी से। किससे है, लाल मिट्टी से है। कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक, चीन। जहां जनसंख्या की बात करेगा वहां हम चीन को पहले स्थान पर रखेंगे। जहां मानव बल की आवश्यकता ज़्यादा होगी उसमें चीन को पहले नंबर पे कर दीजिएगा, और जहां टेक्नोलॉजी बेस्ड काम होगा उसमें अमेरिका को पहले नंबर पे कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे ऑटोमेटिक हम आ जाएंगे। कौन आ जाएगा, भारत आ जाएगा। आगे देखते हैं अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को क्या कहते हैं, तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, विटीकल्चर। चारों विकल्पों पे देख लेते हैं। पीसीकल्चर किसे कहते हैं, मछली उत्पादन को। सेरीकल्चर किसे कहते हैं, रेशम उत्पादन को। और हार्टिकल्चर क्या कहते हैं, बागवानी को। हार्टिकल्चर क्या कहते हैं मित्रों, किसको कहते हैं, बागवानी को कहते हैं। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन। नाम ही सुने होंगे, महान सिल्क मार्ग। इतिहास में आप पढ़े होंगे कि महान सिल्क मार्ग। तो सिल्क का व्यापार करने के लिए इन्होंने हाईवे बना रखा था जिसे महान सिल्क मार्ग कहा जाता है। भारत के एक राजा ने इस पर कब्जा किया था, कनिष्क ने, ठीक है ना। और हाल ही में इन्होंने महान सिल्क मार्ग फिर से शुरू किया हुआ है। आगे देखते हैं वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा 1/3 है, ठीक है ना। आगे कौन सा देश संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है, तो भारत। और पहला किसका होगा, चीन का। भी मैंने आपसे कहा है कुछ देर पहले कि अगर जनसंख्या बेस्ड है
जहाँ मानव श्रम की ज़्यादा आवश्यकता होगी तो चीन को नंबर 1 पे कर दीजिएगा, भारत दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और जहाँ टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, टेक्नोलॉजी की बात होगी, वहाँ पहले नंबर पे किसे कर देंगे? अमेरिका को कर देंगे। आगे देखते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? सबको पता है, बुध। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो शनि के हैं। सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? शनि के हैं। शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह होता है उसे कहा जाता है टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह होता है उसे क्या कहते हैं? टाइटन। और इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा, बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसे गैनीमेड कहते हैं। क्या कहते हैं? गैनीमेड। यही हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, अगर आपसे कोई कहे कि सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो हम क्या कहेंगे? गैनीमेड। क्या कहेंगे मित्रों? गैनीमेड कहेंगे। मंगल के उपग्रह होते हैं फेबोस और डेमोस। फेबोस और डेमोस। शुक्र के उपग्रह होते हैं एक भी नहीं, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा सिद्धांत सही है? तो आर्किमिडीज से सौर मंडल का कोई लेना देना ही नहीं था, कांट से लेना ही देना नहीं था। ज्वारी हाइपोथेसिस को दिया था जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी ने। ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड आ गया, ऐसे प्रश्न आते नहीं हैं, गलती से आ गया। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? तो शुक्र, इसमें जो विकल्प दिए हुए हैं, शुक्र क्या है? पृथ्वी से छोटा है। ठीक है। ग्रहों को उनके आरोही क्रम में बताना है आकार के। यूरेनस बड़ा है, पृथ्वी उससे छोटा, पृथ्वी छोटा मंगल, मंगल से छोटा बुध। ऑप्शन नंबर सी। सूर्य का दीप्तमान आमुख जो हमें दिखाई देता है उसे हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का जो हिस्सा हमें दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटारी। जो आप पढ़ते हैं पारसेक, जो खगोलीय दूरी का मात्रक है, इसका कॉन्सेप्ट यही है। सूर्य और उसके सबसे नज़दीकी तारे पारसेक के बीच की दूरी तय करने में प्रकाश जितना दूरी तय करता है उसे क्या बोलते हैं? पारसेक बोलते हैं। खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। पारसेक क्या होता है? खगोलीय दूरी का मात्रक होता है और ये प्रकाश वर्ष से बड़ा है। एक पारसेक बराबर क्या हो जाएगा मित्रों? 3.26 प्रकाश वर्ष। आगे देखते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को। अब मंगल ग्रह के बारे में ध्यान रखेंगे, यह पृथ्वी जैसा है। बार बार चर्चा में नहीं आता है कि यहाँ पे पानी खोजा जा रहा है, पानी मिलने वाला है, तो ये पृथ्वी जैसा है। इसके अधिकांश गुण किससे मैच होते हैं? पृथ्वी से। ये लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि यहाँ फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फेबोस और डेमोस। ठीक है ना। भारत ने अपना मंगल मिशन मंगलयान नाम से 2014 में वहाँ स्थापित किया था। 13 में तो भेजा था हमने, लेकिन 14 में स्थापित हुआ। किस नाम से? मंगलयान नाम से। अगला देखते हैं, सबसे अधिक चमकीला तो शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला शुक्र है। इसे सुबह का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे अधिक गर्म भी शुक्र है। अब आप कहेंगे कि नियमानुसार तो सबसे अधिक गर्म किसे होना चाहिए? तो सबसे अधिक गर्म होना चाहिए किसको? बुध को। सबसे नज़दीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण शुक्र सबसे गर्म हो जाता है। ठीक है ना। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह इसी के साथ याद रखेंगे, पृथ्वी 5.5, और सबसे कम शनि। इतना हल्का है कि इसको पानी के ऊपर आप तैरा सकते हैं, कि इतना हल्का है कि इसे आप पानी के ऊपर तैरा सकते हैं। इसे लॉर्ड ऑफ रिंग्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ वलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वलय पाए जाते हैं। इसी तरह से याद रखेंगे, एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुँचने में समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। इसी को हम क्या कर लेंगे, जब सही से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 500 सेकेंड हो जाएगा। और इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा, चंद्रमा की किरणें पृथ्वी तक कब तक पहुंचती हैं? तो 1.3 सेकेंड में पहुंचती हैं। पृथ्वी तक कब तक पहुंचती हैं? 1.3 सेकेंड में। कभी कभी लोग इसको क्या बोल देते हैं? 1.25 सेकेंड में पहुंचती हैं। कब तक? 1.25 सेकेंड में। कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है? तो आंतरिक ग्रह जानते हैं 4 ग्रहों को जो पृथ्वी तक के ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को कहा जाता है। इन चारों को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह कहते हैं। इनके अतिरिक्त जो 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, उन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। पृथ्वी के इन पार्थिव ग्रहों के अतिरिक्त जो बाहरी ग्रह हैं उन्हें क्या कहा जाता है?
बाह्य ग्रह, ध्यान रखेंगे बाह्य ग्रह में कौन कौन सा हो जाएगा, जो 4 बचेंगे, कौन कौन से बचेंगे, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है मित्रों, इसी के साथ ध्यान रखेंगे पहले 9 ग्रह होते थे, लेकिन 2006 में यम को ग्रहों की परिभाषा से बाहर कर दिया गया और उसे बौना ग्रह नाम दे दिया गया। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार मार्ग में गति करती है। किस मार्ग में? दीर्घवृत्ताकार मार्ग में गति करती है, ऐसी कंडीशन होती है। यहाँ पे मान लीजिए मिस्टर सन है, कौन है? मिस्टर सन है, और यहाँ पे कौन हो जाती है? मिस अर्थ हो जाती है। इस तरह से पृथ्वी घूमती है। ठीक है ना, और पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी जो होती है ना, वो 14.98 करोड़ किलोमीटर होती है। इसी को हम लोग खगोलीय एकक कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय एकक कहते हैं। जब पृथ्वी सबसे नज़दीक होती है सूर्य को, सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, 4 जुलाई को ऐसा होता है। पृथ्वी सबसे नज़दीक कब होती है? तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है मित्रों, तो उस स्थिति को कहते हैं उपसौर। ये होता है 3 जनवरी को। और पृथ्वी जब सबसे दूर होती है उसे कहते हैं अपसौर। ये होता है 4 जुलाई को। ठीक है ना, क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार मार्ग में गति करती है। ठीक है ना, तो उपसौर 3 जनवरी, अपसौर 4 जुलाई। पृथ्वी का पपड़ी, पपड़ी मतलब क्रस्ट के ऊपर वाला भाग, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन और सिलिकॉन होता है। ठीक है ना, अब इसके साथ साथ ऐसे देखेंगे, पृथ्वी का जो इनर स्ट्रक्चर है वो ऐसे है। ठीक है ना, इस वाले को कहते हैं सियाल या क्रस्ट, इसको कहते हैं मेंटल या सीमा, और इसको कहते हैं कोर या नीफे। ठीक है ना, तो सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम सबसे अधिक मात्रा में, और कोर में आयरन और निकल सबसे अधिक मात्रा में। ठीक है मित्रों, इसीलिए सियाल, सीमा और नीफे नाम दिया गया इसको। सबसे ज़्यादा किस में आयतन होता है पृथ्वी का? तो मेंटल में होता है। कहाँ होता है? मेंटल में। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन कहाँ पे होता है? तो ये वाला क्षेत्र होता है। कौन सा? मेंटल होता है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है? ऑक्सीजन और सिलिकॉन की परत होती है, जिसको आप कह रहे हैं पपड़ी। ठीक है सर, आगे देखते हैं। पृथ्वी का कठोर भारी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बायोमेंटल शामिल हैं, इसे कहा जाता है स्थल मंडल। जमीन वाला हिस्सा क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर। किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जब रात और दिन की लंबाई में सबसे अधिक अंतर होता है? संक्रांति। हम लोग मनाते हैं ना 14 जनवरी, 15 जनवरी को मकर संक्रांति। ठीक है ना, विषु तो तब कहते हैं जब दिन और रात बराबर हो जाए। तो दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है मित्रों, एक अक्षांश कितनी दूरी? तो वास्तव में होता है 111.4 किलोमीटर, लेकिन लगभग में क्या है? 111 किलोमीटर। तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। इसी के साथ साथ मित्रों याद रखेंगे कि 2 देशांतरों के बीच का समय अंतर 4 मिनट। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी के भूमध्य रेखीय सतह से 52 अंश दक्षिण में है, तो क्या कहा जाएगा? 52 अंश समानांतर दक्षिण। पृथ्वी का अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, तो लगभग में हम लोग कहते हैं कि 6400 किलोमीटर है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है? 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास क्या है? यानी ऐसे विषुवत रेखा जो है इसका डायमीटर क्या होगा? तो 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर। 1 घंटे के समयांतर में कितने देशांतर? तो अभी बताएं मित्रों आपको कि 1 देशांतर बराबर 4 मिनट। तो 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट। तो 15 चौको 60, तो कितना देशांतर हो जाएगा? 15 देशांतर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 देशांतर हो जाएगा। बसंत विषु क्या होता है? बसंत विषु मतलब जब दिन और रात बराबर होते हैं। किस तारीख को? 21 मार्च को, बसंत ऋतु में। अगला, वर्ष का सबसे लंबा दिन, तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट अलग है। उत्तरी गोलार्ध में कहेगा, यह प्रश्न ऐसे होना चाहिए, तो हो जाएगा 21 जून।
21 जून जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा वह दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा, और जो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में वो सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। चलिए साहब आगे देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो देखिए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है, 21 जून। ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा हो जाएगा। अगर कहता कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो हम अपने उत्तरी गोलार्ध का, जैसे हम लोग किस गोलार्ध में है, उत्तरी में है, हमारा सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, 22 दिसंबर। तो ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। जब उत्तरी गोलार्ध में ठंडियाँ होंगी तो दक्षिणी में गर्मियाँ होंगी। जैसे आप पढ़े होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस किस मौसम में मनाया जाता है, तो क्रिसमस दिसंबर में, हमारे वहाँ ठंडी है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगी, गर्मी होगी। कर्क रेखा कहाँ से जाती है, इन देशों में बात कर रहा है, तो भारत, ईरान, पाकिस्तान, भारत, सऊदी अरब, तो जानते हैं भारत से जाती है कर्क रेखा। भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। ध्यान रखना है कि यूपी उसमें नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक देश में से भूमध्य रेखा जाती है, कोलंबिया, कीनिया और इंडोनेशिया। ठीक है ना, जहाँ काले लोग रहते हैं वहाँ भूमध्य रेखा को गुजार दीजिए। ठीक है ना, क्या कीजिए, भूमध्य रेखा को यानी जी विषुवत रेखा को गुजार दीजिए। ठीक है ना। अगला है, यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियाँ कौन सी हैं, दून्स कहते हैं, जैसे देहरादून। क्या बोलते हैं, दून्स कहते हैं, अंग्रेजी में ड्यून्स होते हैं, इन्हें जैसे देहरादून। ठीक है ना। कहानी क्या है कि जो भारत है वो एशिया का महाद्वीप का हिस्सा नहीं हो, कहाँ से आया है, अफ्रीका से आया है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं, घर्षण होता है, घर्षण के परिणाम स्वरूप तो भारत में भूकंप की प्रवणता अधिक होती है। आगे देखते हैं। प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया, जब सभी महाद्वीप एक में जुड़े हुए थे मित्रों, तो उसको क्या कहा जाता था, पेंजिया। तो पेंजिया का जब विभाजन हुआ तो 2 पार्ट में बटा। ऊपर वाला कहा गया अंगारा या लॉरेंसिया, ऊपर वाला क्या कहा गया, अंगारा या लॉरेंसिया, और नीचे वाला क्या कहा गया, गोंडवाना, और बीच वाला जो पानी था उसे कहा गया टेथिस सागर। उसे क्या कहा गया, टेथिस सागर कहा गया। ठीक है, तो दक्षिणी भाग कौन सा हो जाएगा, गोंडवाना, और गोंडवाना का हिस्सा है कौन मित्रों, भारत। भारत किस भूमि का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यूरोप का प्रमुख मछुआई क्षेत्र, मतलब मछली पकड़ने के लिए फेमस है, डागर बैंक, ये उत्तरी सागर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में स्थित है मित्रों। ये कहाँ पे स्थित है मनीला, तो फिलीपींस की राजधानी है। अब देख लीजिएगा हमारे देश में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कटक, उड़ीसा में। और हाल ही में इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेंगे, हाल ही में दक्षिण एशिया का चावल संस्थान वाराणसी में स्थापित किया गया है। दक्षिण एशिया का चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, वाराणसी में। आगे देखते हैं, कह रहा है गलत बताइए। दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल है, सही है। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं, सही है। दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर, ये गलत है, ये बैकाल झील है, रूस। सुपीरियर तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है, 5 महान झीलों में से एक है। ठीक है ना। अब दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान तो सहारा, सही है। पटाका कहाँ की भूमि है, कहाँ की मुद्रा है, तो मकाऊ की। पटाका कहाँ की मुद्रा है, मकाऊ की। किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है, तो हिंद महासागर की सबसे गहरी ट्रेंच कौन सी है, सुंडा ट्रेंच है। ठीक है ना। और ये कहाँ है, इंडोनेशिया में है। कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। तो ध्यान रखेंगे मित्रों, विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच, विश्व का सबसे गहरा भी ध्यान रखिएगा, सबसे गहरा स्थान तो मारियाना ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच, जिसे कहीं कहीं चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। चैलेंजर गर्त 11,033 मीटर यानी 11 किलोमीटर गहरी है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। आगे कह रहा है जावा ट्रेंच, तो जानते हैं सुंडा गर्त का ही नाम क्या है, जावा ट्रेंच भी है। ठीक है ना। ये कहाँ है, हिंद महासागर में, किस देश में, इंडोनेशिया के निकट। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितने गुना है, तो 1/4वां भाग है। कितना भाग है, 1/4वां भाग है। ठीक है ना। और यहाँ देखिएगा
जो गुरुत्वाकर्षण होता है चंद्रमा का वो पृथ्वी का 1/6 हो जाता है। जैसे अगर आपका भार पृथ्वी पे 60 किलोग्राम है तो अगर आप चंद्रमा पे जाते हैं तो 1/6 हो जाएगा, यानी आप 10 किलोग्राम के हो जाएंगे। लेकिन केवल भार चेंज होगा, द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होता है। गैलेस ज्वालामुखी किस देश में है? तो कोलंबिया। इटली का एक बड़ा फेमस ज्वालामुखी है विसुवियस, ठीक है ना। कौन सा? विसुवियस। यही ज्वालामुखी जब फटा था तो पोम्पेई शहर लुप्त हो गया। क्या हो गया? पोम्पेई शहर क्या हो गया? इससे ढक गया, ठीक है ना। किस ज्वालामुखी के फटने से? विसुवियस ज्वालामुखी से। आपने फिल्मों में देखा होगा, हॉलीवुड की फिल्मों में ये दिखाया गया है। मैक्सिको में कोलिमा ज्वालामुखी है, माउंट कोलिमा ज्वालामुखी। और हवाई द्वीप पर मौना लोआ ज्वालामुखी है, जो विश्व का सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। माउंट एटना, ये देखिए इटली में है। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ पे है? इटली में, और इस सिसिली द्वीप पर स्थित है और सक्रिय है। कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय है। इसी के साथ साथ मित्रों एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में ध्यान रखेंगे हम भारत के हैं, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी तो हो जाएगा बैरन, रेलिया बैरन। कहाँ लिए जाएगी? अंडमान में। कहाँ पे है? अंडमान में, ठीक है ना। एक और ज्वालामुखी है हमारे क्षेत्र में, नारकोंडम, लेकिन वो क्या है? सुसुप्त है। नारकोंडम क्या है? सुसुप्त है। हवाई ज्वालामुखी किस प्रकार का उदाहरण है? तो ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण है। कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? तो अभी आपसे बताए हैं कि जैसे मान लीजिए ये यूरेशिया की प्लेट है, इसका साइज बड़ा है, ये हमारे देश की प्लेट है भारत की, ये छोटा है। यूरेशिया वाली भारत वाली प्लेट को खींचती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है। और टेक्टोनिक होता है, घर्षण होता है, घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही ऊर्जा इकट्ठी होकर क्या होती है? भूकंप के रूप में आती है, ठीक है ना। तो भारत में इस भूकंप का सबसे बड़ा कारण यही है, भारतीय प्लेट का यूरेशियाई प्लेट से टकराना। नेपाल का जो भीषण भूकंप आता है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भारतीय प्लेट का यूरेशियाई प्लेट से टकराना। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा? तो हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड संसार का सबसे छोटा पक्षी भी है और सबसे छोटा अंडा भी देता है। और इसी के साथ साथ अगर ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा का अंडा अगर कह दिया जाए, सबसे बड़ा, तो आप जानते हैं किसका? शुतुरमुर्ग का। किसका अंडा होता है? शुतुरमुर्ग का। इसे सबसे बड़ी कोशिका भी माना जाता है, सबसे बड़ी कोशिका भी मानते हैं किसको? शुतुरमुर्ग के अंडे को। चलिए सर, ग्रेट बैरियर रीफ, ये प्रवाल भित्ति है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। प्रवाल मूंगा नामक जीव से बनी हुई चट्टान होती है। कौन बनाता है? मूंगा नामक जीव बनाता है। लेकिन इन जीवों को किससे खतरा है? ग्लोबल वार्मिंग से खतरा है, ठीक है। पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान, सबसे कम तापमान अंटार्कटिक में रिकॉर्ड किया गया था। ये कितना? -93.2 डिग्री सेल्सियस। कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है? तो ब्रोमीन। समुद्री जल जो होता है उसमें लवण पाए जाते हैं, सबसे अधिक मात्रा में तो सोडियम क्लोराइड ही पाया जाता है। इसी तरह से ब्रोमीन के भी लवण पाए जाते हैं। यहाँ से क्या निकाला गया है? ब्रोमीन निकाला गया है। अब देखिए मित्रों, कर्क रेखा 17 देशों से होकर के गुजरती है, इनमें भारत भी है, ध्यान रखना है। मकर रेखा 9 देशों से, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, मेडागास्कर मेन देश हैं। विषुवत रेखा जो है 13 देशों से, इनमें ब्राज़ील, अभी आपसे मैंने कहा कि ब्राज़ील से 2 रेखाएं जाती हैं, मकर भी जाती है और विषुवत भी जाती है, ठीक है मित्रों। ये मोटा मोटी ध्यान रखेंगे। चलिए, अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट होगा, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।